यस और नो? डेट टू इक्विटी रेशियो लगा दिया हेडिंग? यस सर। उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड डेट टू इक्विटी रेशियो। जैसे फॉर्मूला क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, डेट ऊपर रहेगा और इक्विटी रेशियो नीचे रहेगा, ठीक है ना? तो डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट ऊपर रहेगा और इक्विटी नीचे, तो डेट ऊपर लिखो और इक्विटी नीचे लिखो, ठीक है? डेट का मतलब क्या होता है? या तो नॉन करंट लायबिलिटीज या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दोनों का मतलब दोनों में से जो दिया होगा वो हमें लेना है, ठीक है? दोनों में से कोई भी दिया होगा वो लेना है। तो डेट का मतलब होता है लायबिलिटी, ठीक है ना? डेट का मतलब कर्जा, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दो में से कुछ भी दिया होगा तो ब्रैकेट में ये मेंशन करना जरूरी है। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है? तो इस तरह से ये फॉर्मूला तुम्हें लिख लेनी है। डेट अपॉन इक्विटी क्वेश्चन में ही फॉर्मूला है, ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो हम जाते हैं शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पूछा है ना शेयर होल्डर्स फंड, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा, रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा। तीनों को प्लस करोगे तो तुम्हें शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये फॉर्मूला है, नोट डाउन किया? डन? म्यूट कर दो ना, कहीं से ज्यादा आवाज आ रहा था। हाँ, सो डन यहाँ तक? हाँ सर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड सम की तरफ जाते हैं। ये टेबल समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट हम सम रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एफएल लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो ये जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें फाइंड करना है। सो पहले तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लायबिलिटीज अपॉन इक्विटी। अभी देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया लायबिलिटी, पर डेट का मतलब ही लायबिलिटी होता है, ठीक है ना? डेट लिखो या लायबिलिटी लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है? अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इसमें से लिखेंगे। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। देखो रिजर्व और सरप्लस के साथ प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना? तो वो जो फॉर्मूला तुमने लिखी ऊपर शेयर होल्डर फंड में, वहां पे प्लस लिख दो। शेयर होल्डर फंड में जो फॉर्मूला लिखी उसमें प्लस करके लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा भी लिख दो प्लस। चौथा नंबर ऐड कर दो उसमें प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? तो उसमें ऐड करने के बाद तो देखो, तो तुम्हें पहले लायबिलिटी पता होनी चाहिए। तो लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है ना? तो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना? ये लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये दोनों चीज दी हुई है, दोनों को हम ऐड करेंगे, वो तुम्हारी हो जाएगी लायबिलिटी। तो वो 4 लाख आया। फिर इक्विटी है, तो इक्विटी में मैंने तुमको बताया कि शेयर होल्डर फंड फाइंड करना होता है इसके अंदर, ठीक है? इक्विटी ब्रैकेट में शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, फॉर्मूला में। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस इसमें दिया नहीं है, पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो सबको प्लस करेंगे, यू विल गेट इक्विटी, ठीक है ना? और फिर तुम्हें डिवाइड करना है। तो लायबिलिटी जो होगा 4 लाख को ऊपर लिखो, इक्विटी को नीचे लिखो, तो तुम्हारा आंसर कुछ आएगा। क्या आंसर आया? डिवाइड करके देखो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, क्या आंसर आया? 0.2। हाँ, 0.2 रेशो 1। इसके अंदर भी सॉल्वेंसी रेशो में भी हमें क्या करना है? रेशो में आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना? सो इसके अंदर आंसर आएगा 0.2 रेशो 1। समझ में आया 16 नंबर का क्वेश्चन? हेलो? हाँ सर। हाँ, अभी when is the question total liability given when the you ओके चलो कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर का सम। 17 नंबर के सम में ऐसा बोला है कि एन कंपनी का नाम है और उसमें से कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला हमें पता है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है?
तो यहाँ पे तुमको लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, दोनों को प्लस करोगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिल जाएगा, मतलब तुमको डेट मिल गया 10 लाख रुपया। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर यहाँ पर सिर्फ तुम्हें टोटल असेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। अभी तुमने कभी भी बैलेंस शीट अगर तुमने देखा होगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। लायबिलिटी के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी और लायबिलिटी दोनों वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने कंपनीज फाइनल अकाउंट जो सॉल्व किया था उसमें हम लोग लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और फिर नीचे जब आते हैं तब हम लिखते हैं असेट्स, ठीक है ना। तो इक्विटी और लायबिलिटीज, ठीक है, जितना लायबिलिटी होगा उतना असेट होगा। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना लायबिलिटी होगा उतना असेट होगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या नहीं दिया हुआ है, सुनना वापस मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे तुम बोलोगे सर करंट लायबिलिटी दिया है, पर हमें करंट लायबिलिटी नहीं लेना है। फॉर्मूला में हमें क्या बोला है पता है, नॉन करंट लायबिलिटी लेना है। क्या लेने का है, नॉन करंट। कौन सा वाला, नॉन करंट लायबिलिटी लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी दिया है ना वो हम नहीं ले सकते। 17 नंबर में कहाँ गया, हाँ, तो इसमें हम जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है, तो हम ये काम करेंगे, तो जो असेट्स और लायबिलिटी होता है वो दोनों इक्वल होता है। बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी इक्वल होते हैं। तो मुझे नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो ये जो 25 लाख है उसको मैं मान लूंगा टोटल असेट है इतना, तो लायबिलिटी भी इतना ही होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों सेम होता है, लायबिलिटी और असेट्स। तो लायबिलिटी में से मुझे पता चल गया कि असेट 25 लाख है तो लायबिलिटी भी 25 लाख होगा, उसमें से बाकी की सारी चीजें माइनस कर दूंगा तो मुझे नॉन करंट मिल जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, मतलब ये करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये जो हमने लिखी ना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नॉन करंट, ये देखो नॉन करंट लायबिलिटीज, ये दोनों नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो ये सारी चीजें मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड। क्या मिलेगा, देखो डाउट हो ना तो मेरे को बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, ठीक है, तो मैं फिर से समझा दूंगा। सो इक्विटी तुम्हें मिला शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड फॉर्मूला के हिसाब से। तो दोनों चीजें तुम्हें मिल गई है। 10 लाख तुम्हारा डेट आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी बोल लो तुम लोग, और ये तुम्हारा 10 लाख इक्विटी आएगा। तो डिवाइड करोगे दोनों को, 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख विल गिव यू 1:1। डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, रेशो में 1 हमें लिखना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सर वो आपने जो समझाया वो एक और बार समझाना, समझ में नहीं आया। हाँ सुनो वापस, अभी जब हमें डेट और इक्विटी फाइंड करना है, ठीक है ना, हमें इंफॉर्मेशन ये चार दी है, टोटल असेट दिए है, लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, ठीक है, ये चार इंफॉर्मेशन दी है, इसका यूज करना है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर तो हमें लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज उसे कहते हैं, ठीक है, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे। जैसे कि देखो दो चीज होती है डेट में, दो, या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया होगा या तो नॉन करंट लायबिलिटी दिया होगा, दो में से कुछ भी एक इंफॉर्मेशन दी। तो इस सम के अंदर लॉन्ग टर्म की इंफॉर्मेशन दी है, तो लॉन्ग टर्म जो वाले है उसको मैंने प्लस कर दिया तो मुझे डेट मिल गया, वो तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी बोल लो या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो बोलना है तुम बोल लो, तुम्हें डेट में ही लिखना है उसे, ठीक है। तो 10 लाख वो ऊपर वाले का आंसर आ चुका है। अभी हमें फाइंड करना है इक्विटी, ठीक है, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड फाइंड करना है अगर मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने तुमको फॉर्मूला लिखवाई थी कि इक्विटी को प्लस कर लो, प्रेफरेंस को प्लस कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस कर लो, जनरल रिजर्व को प्लस करो तो तुमको शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। पर इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो वो मैं समझा रहा हूँ, सुनना। टोटल असेट्स दिए हुए, ठीक है, असेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल असेट और टोटल लायबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर दोनों सेम होती है। अगर मैं मान लूं कि असेट 25 लाख है अगर ढूंढा तो लायबिलिटी भी 25 लाख ही आएगी, ठीक है, तो ही बैलेंस शीट टैली कहा जाता है। सो हमें क्या करना है, शेयरहोल्डर्स फंड फाइंड करने के लिए टोटल असेट में से बाकी के जो लॉन्ग टर्म और लायबिलिटीज है वो सब माइनस कर दूंगा तो मुझे शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। तो क्या किया, सिंपल, जो 25 लाख असेट था वो लायबिलिटी बोलो या असेट बोलो दोनों सेम होगा, उसमें से बाकी की तीन इंफॉर्मेशन माइनस कर दूंगा तो मुझे शेयर होल्डर्स फंड
मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने इक्विटी में, वो अमाउंट में इक्विटी में रखूंगा और डिवाइड करूंगा तो मुझे डेट इक्विटी रेशो मिल जाएगा। अब समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये लोग ने बैलेंस शीट शो की हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इक्विटी लायबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे असेट्स लिखा हुआ है। असेट 25 लाख दिया हुआ है, तुम्हें फाइंड करना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये सारी चीजें जो है वो लायबिलिटी में आती है। तुम्हारे पास इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, तो वो लोग ने क्या किया, 25 लाख जो असेट था, दोनों देखो टैली किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, टैली मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो 25 लाख में से सब लायबिलिटीज वाली जो चीजें थी लॉन्ग टर्म, वो सब वो माइनस कर दी। तो जो तुम्हारा जो बच गया वो तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। इस तरह से भी कर सकते हो बैलेंस शीट बना के, पर यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके बता दिया है। सिंपल, समझ में आया? हेलो, समझ में हाँ आया? सर। हाँ, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर फंड कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड आता है, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, वही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो बाकी की जो 3 चीज दी हुई है, वो 25 लाख असेट दोनों जो टैली हो जाता है उसमें से माइनस कर दो, तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या बोला है कि आर कंपनी है, आर लिमिटेड कंपनी है। सो उसमें फाइंड करने का बोल रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करो। ठीक है, तो नॉन करंट असेट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, करंट असेट दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटीज दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है, बिल्स पेएबल दे रखा है। 6 चीजें दी हुई है। तो देखो समझना, पहले मैं डेट इक्विटी का नहीं, पहले मैं डेट का ही समझाता हूँ, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन का समझाता हूँ। हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या तो नॉन करंट लायबिलिटी, दो में से कोई एक चीज फाइंड करनी है। दोनों का मतलब होता है सेम। ठीक है, अगर मैं टोटल लायबिलिटी बोलूं या टोटल डेट बोलूं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो मुझे चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, तो टोटल लायबिलिटी से वो पहले लिख दूंगा, उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, तो नॉन करंट लायबिलिटीज मिल जाएगी। फिर से मुझे टोटल लायबिलिटीज दे रखी है। ठीक है, फिर जो जो भी करंट लायबिलिटीज होगी ना क्वेश्चन में, वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, तो करंट लायबिलिटीज को माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, नॉन करंट लायबिलिटीज मिल जाएगी। ठीक है, तो वही किया ये लोग ने। टोटल लायबिलिटीज 15 लाख है, वो यहाँ पर लिख दिया है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, वो माइनस कर दो तो कुछ बच गया। वो जो जो बच गया वो तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटीज होगा। तो तुम्हारा ऊपर का आंसर जो डेट वाला आंसर है, वो तुम्हें 30 लैक्स मिल गया। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? नो डेट, सर। डेट समझ में आया? निश्चित समझ में आया डेट? हाँ सर। अभी हमें फाइंड करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इंफॉर्मेशन जो दी है उसमें से ही फाइंड करना है। ठीक है ना, तो देखो टोटल असेट में से, मतलब टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज, देखो यहाँ पे टोटल असेट दिए हुए हैं, कहीं पे दिख रहा है तुमको? यहाँ पे टोटल असेट्स दिया हुआ है, गलत लिखा है, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज नहीं, टोटल असेट में से करंट माइनस करेंगे तो मिलेगा। एक मिनट, मैं ये फॉर्मूला सेट कर देता हूँ, पहले बता देता हूँ। टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटीज, करंट असेट और करंट दोनों को प्लस किया तो टोटल असेट दिया, इसमें से टोटल लायबिलिटी को माइनस किया तो नॉन करंट शेयरहोल्डर्स फंड। ओके, सुनो, मुझे फाइंड करना है इक्विटी। ठीक है ना, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको नॉन करंट असेट भी दिया हुआ है और करंट असेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। नॉन करंट असेट 28 लाख है और करंट असेट है 17, तो 28 और 17 दोनों असेट को प्लस करते हैं तो टोटल असेट मिल जाएगा मेरे को। तो देख लेते हैं टोटल असेट कितना मिला। नॉन करंट असेट को प्लस किया करंट असेट के साथ, तो 45 लाख मिल गया है मुझे। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 45 में से जो टोटल लायबिलिटी है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे इक्विटी, जो बाकी का शेयर होल्डर फंड कहते हो तुम लोग, ठीक है, इक्विटी को, तो वो तुम्हें टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करने, जो क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दी है 15 लाख, वो माइनस करने के बाद तुम्हें मिलेगा इक्विटी। ठीक है,
सो तुम उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा डेट इक्विटी रेशो। अभी मैं तुमको डायग्राम सॉरी बैलेंस शीट के हिसाब से बता देता हूँ। देखो ये इक्विटी लायबिलिटी का कॉलम है, यहाँ असेट्स का है, तो असेट्स की इंफॉर्मेशन असेट्स में लिख दो, इक्विटी की सॉरी लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन लायबिलिटी में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो 28 + 17 मतलब 45 लैक्स आया, तो इधर भी 45 आना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच जाएगा। तो यहाँ पर भी तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड 30 लाख आ रहा है और यहाँ पे भी 30 लाख आ रहा है। तुम ये बैलेंस शीट बनाओ या फिर ये वर्किंग नोट करो, दोनों में से जो करना चाहो तुम कर सकते हो। समझ में आया ये सम? हेलो, इक्विटी की इंफॉर्मेशन, इक्विटी, सर हाँ क्या, सर ये इक्विटी की फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। फॉर्मूला भी समझ सकते हो, अगर फॉर्मूला बोलना हो तो फॉर्मूला भी बोल सकते हो, पर एक्चुअली ये बैलेंस शीट के हिसाब से किया है। असेट के अंदर असेट की इंफॉर्मेशन लिखी, इक्विटी की लायबिलिटीज के अंदर इक्विटी लायबिलिटीज की लिखी। अभी मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं है, पर मुझे ये दोनों चीज पता है, तो मैं इसमें से ये दो चीज माइनस करूंगा तो मुझे ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। तो तुम इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो और तुम फॉर्मेट के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, तुमको जो इजी लगे वो, ठीक है ना। आंसर दोनों का तो सेम आने वाला है, ठीक है, समझ में आया? हाँ चलो सर। ठीक है, तो तुम फॉर्मूला भी बोल सकते हो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि भाई इक्विटी का मतलब होता है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। फिर जब टोटल असेट कैसे पता चलेगा, वो तो तुम्हें पता है, नॉन करंट असेट और करंट असेट को प्लस करूंगा तो टोटल असेट मिलेगा, और उसमें से टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे इक्विटी मिल जाएगा। ऐसा तुम लर्न करना होता है, इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक में है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, ठीक है। तो टोटल असेट ऊपर आएगा और डेट नीचे आएगा, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली फॉर्मूला बहुत क्वेश्चन के अंदर ही पता चल जाएगी, क्वेश्चन से ही पता चलती है फॉर्मूला। तो 1 मार्क तो तुम्हें मिल ही जाने वाला है, और उसको सॉल्व करोगे तो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो 1 मार्क तो इजी मिल सकते हैं। देखो टोटल असेट है, ऊपर लिखना है, टू मतलब बाय का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करो, और डेट है वो डेट में लिख दो। जैसे तुमने देखा डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे ऊपर हमने सम्स में किया था। टोटल असेट दिया होगा क्वेश्चन में तो वो ऊपर लिख देना है और डेट नीचे लिखना है, डिवाइड करोगे रेशो मिलेगा, वो तुम्हारा टोटल असेट टू डेट रेशो हो जाएगा। जाते हैं सम्स की तरफ। 19 नंबर का सम है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ यू लिमिटेड, यू लिमिटेड करके कंपनी है, कैलकुलेट टोटल असेट डिवाइडेड बाय सॉरी कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशो, ठीक है, ये कैलकुलेट करने को कहा है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, टोटल असेट टू डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल असेट डिवाइड बाय डेट। डेट को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, जैसे हमने आगे सीख लिया था डेट का मतलब क्या होता है। अब क्या करना है, तो हमें दोनों चीज चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला, फिर इसको डिवाइड कर दो। चलो टोटल असेट यहाँ पर दिया है, टोटल असेट्स कहीं पर असेट्स के बारे में तो बोला ही नो। नहीं है, पर रीड करो ये सेंटेंस, टोटल असेट्स आर नॉट गिवन बट ऑल द आइटम्स ऑफ इक्विटी लायबिलिटी साइड्स आर गिवन, thus the total of equity liability is always equal to the asset side। मतलब लायबिलिटी वाला और असेट वाला दोनों इक्वल होता है, पर तुम्हें लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर देखो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल लायबिलिटी आएगा, ठीक है ना। तो जितना लायबिलिटी होगा उतना असेट होगा, दोनों टैली होना चाहिए, ठीक है। तो 10 लाख प्लस 15 लाख क्या आता है आंसर, हाँ, तो टोटल इक्विटी लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट। तो ये सारी लायबिलिटी वो लोग ने प्लस कर दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, तो सारी इक्विटीज और लायबिलिटीज। देखो इसके अंदर सिर्फ लायबिलिटी बोलोगे ना तुम लोग, अगर कि लायबिलिटी और असेट दोनों का टोटल करूंगा और इक्वल आ जाएगा, तुमको दोनों वर्ड यूज करना पड़ेगा, यानी तुमको इक्विटी भी ऐड करना है उसके अंदर और लायबिलिटी वाला भी ऐड करना है, ठीक है। तो इक्विटी में तो 4 चीजें आती है, कौन सी 4 चीज अभी मैंने बताई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस आता है, जनरल रिजर्व सरप्लस आता है और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ये इक्विटी में ये 4 चीज आती है, और लायबिलिटी में 2 आती है, नॉन करंट और करंट, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें ये लोग ने ले ली है, जो भी दिया है वो सब, ठीक है।
उतना लायबिलिटी होगा, जितना लायबिलिटी उतना असेट। अगर लायबिलिटी 50 लाख है तो असेट भी 50 लाख होगा। और डेट तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पे डेट नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, यस और नो? हाँ सर। तो सीधा 10 लाख है, वो 10 लाख डिवाइड में लिख लो। लायबिलिटी और असेट तुमको मिल गया था, इक्वल टू में वो 50 लाख डिवाइड करोगे तो 5:1 तुम्हारा आंसर आया। कोई डाउट ये सब में 19 नंबर का? नो सर। समझ में आना ये सम कैसे हुआ? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, तुम बोलोगे सर एसेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। इक्विटी और लायबिलिटी दोनों को प्लस करने का, इक्विटी में 4 चीजें आती है। कौन सी 4 चीज आती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 चीज आती है। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 दी हुई है, उसमें से शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, वो 2 ले ली। फिर लायबिलिटी में टोटल 2 चीज आती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहाँ पे वो दोनों दी हुई है, तो सबको प्लस करो। जितना प्लस का आंसर आएगा इक्विटी लायबिलिटी का, उतना ही तुम्हारा टोटल असेट होगा, तो वो टोटल असेट में लिख दो। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसमें कुछ बोला नहीं है, दिया नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, देखो नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख, तो 10 लाख नीचे 50 लाख ऊपर, डिवाइड करो, रेशो आंसर, सिंपल। ठीक है, कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। मुझको लगा सब चले गए। फिर आता है 20 नंबर का इलस्ट्रेशन, उसमें ऐसा बोला है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। डीवी कंपनी करके नाम है, तो फॉर्मूला क्या होगी? टोटल असेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट अपॉन डेट। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म की इंफॉर्मेशन दी हुई है या नॉन करंट की, तुमको ये फॉर्मूला लिख लेनी है पहले तो, ठीक है। जो भी दिया होगा बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेनी है, तो 1 मार्क तो तुम्हारा कंफर्म आ जाएगा। देखो यहाँ पे तुमको नॉन करंट असेट दिया हुआ है और करंट असेट भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करूंगा मैं? टोटल असेट फाइंड करना है मुझे, तो नॉन करंट असेट और करंट असेट दोनों को प्लस करना पड़ेगा। पर असेट्स के अंदर एक चीज और आती है, वो आती है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। असेट का मतलब क्या होता है? प्लांट मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, ये सबको असेट्स कहते हैं। तो असेट में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, वो माइनस होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डेप्रिसिएशन हम इसके अंदर माइनस करेंगे। दिया है कहीं पे डेप्रिसिएशन, ये रहा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स असेट्स। सो हम क्या करेंगे? नॉन करंट असेट और करंट असेट, उसमें से अगर मैं तुमको बताऊं तो नॉन करंट असेट के अंदर वो सब आती है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, वो सब। तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, फिर ऐड कर दो करंट असेट को, तो तुम्हें टोटल असेट्स मिल जाएंगे। टोटल असेट में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो टोटल असेट कैसे पता चला? तुम डायरेक्ट ऐसा मत करके आना, सर यहाँ पे नॉन करंट असेट दिया है, यहाँ पे करंट असेट दिया है, दोनों को प्लस कर दिया तो मुझे टोटल असेट मिल गया, ऐसा नहीं। डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ठीक है, वो फिक्स असेट्स के ऊपर होता है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे वर्ड यूज किया है। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कम होना, डेप्रिशिएट होना मतलब कम होना, तो हमें वो कम करना पड़ेगा फिक्स असेट्स के ऊपर। तो असेट के अंदर वो डेप्रिसिएशन में से माइनस करो नॉन करंट असेट में से, ठीक है। फिर तुम करंट असेट प्लस करोगे तो टोटल असेट मिल जाएगा। अब जाते हैं डेट के ऊपर। डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है ना। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये रहा। टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज, देखो यहाँ पे 2 चीज दी हुई है, यहाँ पे तुमको टोटल लायबिलिटी दी हुई है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी दी है, ठीक है ना। मुझे नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए ना, इसका मतलब ये डिवाइड में मुझे या तो क्वेश्चन के हिसाब से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो तो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर नॉन करंट लायबिलिटी है तो ठीक है। तो हम फाइंड कर सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी कैसे? टोटल लायबिलिटी दिया है 7 लाख, करंट लायबिलिटी दिया है 1 लाख, तो टोटल में से करंट को माइनस करूंगा तो नॉन करंट मिल जाएगा। यस और नो? आया ना? कंफ्यूज हो गए? हेलो, हाँ समझ में आ रहा है? टोटल लायबिलिटी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी का सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुमको। टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है, उसमें से माइनस करो करंट लायबिलिटी को, जो बच गया वो तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी होगा। तो 7 लाख माइनस 1 लाख विल गिव यू 6 लाख, तो 6 लाख आएगा, वो तुम्हारा डेट हो जाएगा, डेट 6 लाख। सो 30 lakhs डिवाइड बाय 6 लाख
डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर रेशो में। कोई डाउट ये सब में? नो सर। ठीक है, तो मूविंग टू दी नेक्स्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो है। ठीक है, उसके अंदर प्रोप्राइटरी रेशो में दो प्रकार से सम किए जाते हैं और दोनों प्रकार से सम करोगे तो आंसर आएगा सेम। तो एक अप्रोच का नाम है ओनर्स फंड अप्रोच, सॉरी, एक अप्रोच का नाम है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा है असेट्स अप्रोच। तो ये दोनों फॉर्मेट है, ये पहला वाला है वो लायबिलिटी के हिसाब से है और दूसरा वाला है असेट्स के हिसाब से। पहले ये नोट डाउन मत करना, पहले ये नोट डाउन करो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू ओनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। फिर मैं एक चीज समझाता हूँ, फटाफट नोट डाउन। डन हो गया? हाँ सर। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल असेट तुमको पता है क्या होता है? टोटल असेट का मतलब होता है करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल असेट मिल जाएगा। ओनर्स फंड में अब क्या होगा, दो प्रकार का है, एक है लायबिलिटी के हिसाब से, एक है असेट्स के हिसाब से। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन इक्विटी और लायबिलिटी की दी हुई है तो ये वाला हम यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है असेट्स के हिसाब से तो असेट की इंफॉर्मेशन यूज करके हमें फाइंड करेंगे ओनर्स फंड। तो ये बेसिकली ओनर फंड फाइंड करने की फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, दो में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से हमें उसको डील करना है। तो हम पहले लिखेंगे लायबिलिटी, फिर डैश करके लिख दो ओनर्स फंड। ये ओनर्स फंड फाइंड करने की फॉर्मूला है। पर जब लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी होगी तो ये तीनों चीज को प्लस कर दोगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना एक साथ साथ में। ठीक है ना? तो इक्विटी और लायबिलिटी के हिसाब से ये फॉर्मेट रहेगा, असेट के हिसाब से ये फॉर्मेट है कि नॉन करंट असेट में करंट असेट को प्लस करो, उसमें से माइनस करो नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करो करंट, प्लस मतलब माइनस करो, इधर दोनों बाजू में माइनस माइनस कर दो तो प्लस का झंझट ना हो रहे। तो क्या करना है समझा देता हूँ फिर से, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, तो तुम्हें ये असेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन के हिसाब से ओनर्स फंड मिल जाएगा। ये ओनर्स फंड की फॉर्मूला है। डाउट ये दोनों में? कंफ्यूज हो रहे हो ना तो बोलने का सर समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए? हेलो हेलो, कोई डाउट है? अर्चा, सेठ, कोई डाउट है? सेठ, नो सर। क्या डाउट है? नो सर। अच्छा, अर्चा कोई डाउट है? नहीं सर। ओनर्स फंड के हिसाब से क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा, लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी होगी, यूज दिस फॉर्मेट, अगर असेट की इंफॉर्मेशन दी है यूज दिस फॉर्मेट, और फॉर्मूला तो सेम है ही। ठीक है, ओनर्स फंड ही लेना है, असेट का दिया तो असेट का यूज करो, आएगा आंसर वो लिख दो ऊपर, लायबिलिटी का दिया है तो लायबिलिटी का यूज करो। गोइंग टू दी सम, देखो ये पूरा सम दिया हुआ है यहाँ पर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू ओनर्स फंड, प्रोप्राइटरी फंड लिखने की जरूरत नहीं है, ओनर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो लायबिलिटी की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है और असेट्स की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों से सम करके देखेंगे। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे लायबिलिटी बेस्ड अप्रोच, तो लायबिलिटी में तीन चीज आती है, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस और रिजर्व, तीनों को प्लस किया तो 45 लैक्स आया। ओनर्स फंड कितना आया? 45 लैक्स। ठीक है, असेट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट माइनस क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये दोनों को माइनस करेंगे। तो 50 प्लस 20 70 लैख, 70 में से 15 और 10 को माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे तो 45 आ गया। तो दोनों में से करोगे कुछ भी एक, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम। तुम लायबिलिटी अप्रोच से सम सॉल्व करो या असेट्स अप्रोच से सम सॉल्व करो, आंसर विल बी सेम। तो तुम्हें मिल गया ऊपर का आंसर, ओनर्स फंड, वो तुम्हारा 45 लाख आ चुका है। अभी टोटल असेट देखना है, तो टोटल असेट कितना है यहाँ पे, प्लस देखो असेट्स यहाँ पे उसका टोटल किया हुआ है दोनों का 70 लाख है। ठीक है,
45 lakh डिवाइड बाय 70 विल गिव यू 0.64 रेशो 1। इसमें रेशो लिखना होता है, इसलिए ये तुम्हारा रेशो आंसर रहेगा। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, 0.64 तुम्हारा क्या है, ओनर्स फंड है ऊपर वाला, और नीचे वाला 1 जो है वो क्या है, असेट्स है। तो ये लोग ने देखो यहाँ पे मेंशन किया है, एक है 1 रुपया जो है वो असेट्स है, 0.64 है वो ओनर्स फंड है, बाकी का क्या होगा, तो वो बोरोड फंड होगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड आउट बोरोड फंड। तो बोरोड फंड फाइंड करना हो अगर क्वेश्चन में, कहीं पे दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, कहीं पे भी ऐसा नहीं पूछा है, पर मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ ले, ऑल्सो फाइंड बोरोड फंड, तो बोरोड फंड कैसे मिलेगा, तो तुम्हारा असेट्स जो होता है मतलब 1, उसमें से 0.64 को माइनस करोगे तो जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा बोरोड फंड होगा। कोई डाउट ये सब में? नो सर। पक्का समझ में आया ये सम? प्रोप्राइटरी उसका एक ही यस सम, सर। उसका एक ही सम दिया हुआ है, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट सम, मतलब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का भी लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट। एक बार तुम्हें बंद करके एक बार एक काम करो, बंद मत करो 2 मिनट, ये पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशो लिख लो। उसकी फॉर्मूला होती है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये फॉर्मूला है। और उसके अंदर ऊपर वाला जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, उसकी फॉर्मूला होती है अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये दोनों फॉर्मूला लिख के, ये दोनों फॉर्मूला लिख लो और फिर से रिजॉइन करना है। फटाफट लिख लो पहले और फिर रिजॉइन कर दे। हो गया तो रिजॉइन करते, ठीक है।